डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अजमेर में कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, बोले देश को बदनाम करना पुरानी आदत। रायपुर में बस्तर के पुनर्वासित नक्सली पहुंचे विधानसभा सदन, मुख्यमंत्री साइड से मिले पुनर्वासित, लोकतंत्र पर जताया भरोसा, लाल आतंक छोड़ मुख्य धारा में लौटे लोगों को नई शुरुआत। रांची मेयर पद पर भाजपा प्रत्याशी रोशनी खलको ने मारी बाजी, रमा खलको को 14,000 वोटों से हराया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में किसानों का धरना प्रदर्शन, प्रशासन को भारतीय किसान संघ ने सौंपा मांगों का ज्ञापन, बिजली कटौती, बीमा भुगतान पर सरकार से जवाब तलब। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे राजस्थान की खबरों से, जहां अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया है। 17,000 करोड़ रुपए की परियोजना की शिलान्यास लोकार्पण हुआ, 21,800 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले और HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। आयोजित सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की देश और सेनाओं को बदनाम करने की पुरानी आदत रही है और वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की छवि खराब करने की कोशिश करती है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन अब उसका स्वरूप बदल गया है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के प्रयासों के बीच ऐसी राजनीति उचित नहीं है। हताशा, निराशा में डूबी, लगातार पराजय के कारण थक चुकी कांग्रेस ने क्या किया, ये आपने देखा है। दुनिया भर के मेहमानों के सामने कांग्रेस ने देश को बदनाम करने की कोशिश की। इन्होंने विदेशी मेहमानों के सामने देश को बेइज्जत करने के लिए पूरा ड्रामा किया। राजस्व और उपनिवेशीकरण कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने अपने निवास पर जन सुनवाई की, प्रतापगढ़ और राज्य के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने मौके पर ही उसका निराकरण किया। इस दौरान वे शहीद के परिजनों से भी मिले। आपको बता दें कि राजस्व और उपनिवेशीकरण कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने अपने निवास पर जन सुनवाई की, प्रतापगढ़ और राज्य के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी उन्होंने सुनी। उन्होंने वहीं मौके पर ही उसका निराकरण भी किया और इस दौरान वे शहीदों को परिजनों से भी मिले। राजस्व और उपनिवेशीकरण कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने अपने निवास पर जन सुनवाई की। और अब रुख करेंगे झारखंड की खबरों का, जहां नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर भाजपा समर्थित रोशनी खलको ने शानदार जीत हासिल कर कांग्रेस प्रत्याशी और रांची की पूर्व मेयर रह चुकी रमा खलको को 14,363 वोटों से हरा दिया है। हालांकि चुनाव परिणाम से जुड़े आधिकारिक घोषणा का अभी भी इंतजार है, जो कि आखिरी राउंड की गिनती के बाद ही किया जाएगा। आपको बता दें कि रोशनी खलको ने 15,07,669 वोट हासिल कर रांची महापौर की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है। तो वहीं मानगो नगर निगम से सुधा गुप्ता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संध्या सिंह को 18,601 मतों के बड़े अंतर से पराजित कर जीत दर्ज की। जानकारी के मुताबिक रांची नगर निगम में मतगणना के लिए कुल 10 हॉल बनाए गए, जिनमें 9 हॉल में रांची नगर निगम के मतों की गिनती की गई। झारखंड के बेरमो स्थित फुसरो में नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत नगर परिषद अध्यक्ष पद की मतगणना शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। परिणामों में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी निर्मला देवी ने जीत दर्ज करते हुए अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। निर्मला देवी को कुल 12,780 मत प्राप्त हुए, जबकि उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी समर्थक ममता देवी को 10,277 मत मिले। इस तरह निर्मला देवी ने 2,503 मतों के अंतर से शानदार विजय हासिल की और उन्हें नई अध्यक्षता निर्वाचित घोषित किया गया। इस चुनाव में निर्मला देवी को बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह का खुला समर्थन प्राप्त हुआ।
उनके समर्थन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सक्रियता को जीत का अहम कारण माना जा रहा है। परिणाम स्वरूप होते ही समर्थकों में उत्साह और जश्न का माहौल देखा गया। झारखंड के गढ़वा नगर परिषद से आशीष सोनी उर्फ दौलत सोनी ने अध्यक्ष पद पर शानदार जीत दर्ज की। मतगणना के अंतिम चरण तक मुकाबला कड़ा रहा, लेकिन अंततः उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते ही विजय हासिल की। जीत की घोषणा होते ही समर्थकों ने अबीर गुलाल लगाकर मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। वहीं श्री बंशीधर नगर पंचायत से साधना देवी ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। उनकी जीत को महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। इधर मजियाव नगर पंचायत से सुमित्रा देवी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। मतगणना केंद्रों के बाहर सुबह से समर्थकों की भीड़ जुटी रही और परिणाम घोषित होते ही जश्न का माहौल बन गया। तीनों नगर निकायों में शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना संपन्न हुई और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चुनाव परिणाम आने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्षों ने क्षेत्र के विकास, साफ सफाई, पेयजल, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने की बात कही। जिले में नतीजों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है और अब सबकी निगाहें नए कार्यकाल की योजनाओं पर टिकी हैं। यहाँ कोई भाजपा की चुनाव नहीं थी, न जेएमएम की चुनाव थी और न ही आरजेडी की चुनाव थी। यहाँ निर्दलीय चुनाव सरकार ने कराया था। यहाँ लोग अपने चॉइस के उम्मीदवार को रखे थे। उम्मीदवार, देखिए, मेरा यही कहना है कि उम्मीदवार रखना, जो उम्मीदवार को घोषित किए लोगों ने उनको नकारा है, उनके कार्य को नकारा है। उन्होंने 10 साल जो लोगों के बीच में काम किया उसको नकारा है। अब हम अभी उम्मीदवार के रूप में थे, अभी हम यहाँ के अध्यक्ष के रूप में मुझे मतलब चुनाव जिताया गया है। हम भी 5 साल काम अच्छा नहीं करेंगे तो लोग मुझे भी नकार देंगे। तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ कोई भी रहे, काम जो करेगा वह लोगों के दिल पे राज करेगा। और हमने 5 वर्षों से लगातार लोगों का सेवा किया था। यह टीम दौलत की जीत है। जो टीम के दौलत टीम में मतलब इतने लोग हैं, कभी किसी को रक्त की जरूरत होता है लोग दौड़ जाते हैं। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के 8वें दिन के समापन पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी एवं विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, तमाम मंत्री एवं विधायक उपस्थित रहे। इस दौरान सभी ने एक दूसरे के साथ फूलों की होली खेली और आपसी भाईचारे का परिचय दिया। और पूरे साल होली के रंगों में पूरा देश डूबा रहे, भाईचारा कायम रखे, यही होली। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष तारिक खान ने डॉक्टर सलीम राज के हालिया बयान को जन भावनाओं को आहत करने वाला बताया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और संवैधानिक पद से तत्काल इस्तीफा देने की मांग उठाई है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर सलीम राज के लेटर हेड पर जारी उस पत्र की प्रति सार्वजनिक की गई, जिसमें रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटा पहले कार्ययुक्त किए जाने की बात कही थी। साथ ही मंत्रालय द्वारा जारी आदेश की प्रति भी साझा की गई, जिसे कांग्रेस नेताओं ने उक्त पत्र से बिल्कुल विपरीत बताया। इसे लेकर बयान और आधिकारिक आदेश के बीच विरोधाभास का आरोप लगाया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस प्रकार के बयान न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि समाज के सभी वर्गों की भावनाओं के खिलाफ है और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं देती। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लंबे समय तक लाल आतंक का साथ देने वाले आत्मसमर्पित नक्सली जो पुनर्वास केंद्र में रह रहे हैं, आज सदन की कार्यवाही देखने पहुंचे। कभी लाल आतंक से जुड़े पुनर्वासित लोग आज जब सदन की कार्यवाही देखने पहुंचे तो उनकी आंखों में खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। सदन में कार्यवाही देखने के बाद उनसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ कई मंत्रियों ने भी मुलाकात कर संवाद भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज काफी अच्छा दिन है, क्योंकि आज पुनर्वासित लोगों ने लोकतंत्र पर भरोसा जताया और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्य धारा में लौटे। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार की पुनर्वास नीति का ही असर है कि अब नक्सली मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए पुनर्वासित लोग मुख्य धारा से जुड़े हैं, वो काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। विजय शर्मा ने कहा आज जब वो सदन में कार्यवाही देखने पहुंचे तो उनके चेहरे की खुशी काफी ज्यादा है। पुनर्वास केंद्रों में रह रहे लोग जो सदन की कार्यवाही देखने आए, उनका कहना है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि सदन आ पाएंगे। वो सदन की कार्यवाही देखकर काफी खुश हुए।
आत्मसमर्पित कोई नहीं है, ये ससम्मान पुनर्वासित हैं। इन्होंने पुनर्वास किया है, मुख्य मार्ग को चुना है, भारत के संविधान को चुना है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को चुना है। चुन करके अब साथ हैं और इसलिए जो आपने शब्द कहा वैसा कोई नहीं है, ये पुनर्वासित लोग हैं सारे। बहुत ऐतिहासिक दिन मैंने इसलिए कहा क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के साथ जुड़ने के लिए आज सब हमारे साथ यहाँ एक साथ रायपुर में विधानसभा देखने आए हैं और ये वाकई बड़ा महत्वपूर्ण दिन है जब माओवादी संगठनों से जुड़ करके भारत के संविधान को न मानने का विषय था, बाद में पुनर्वास करते हुए भारत के संविधान को मानते हुए, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को मानते हुए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जुड़ने की जो कवायद थी, मैं सोचता हूं कि आज से वो और फलीभूत होगी और आगे बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के लिए यह खुशी के पल साबित हुए हैं। कथित शराब नीति मामले में सीबीआई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 23 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। 27 फरवरी 2026 को आए इस फैसले के बाद पार्टी में उत्साह का माहौल है। गौरतलब है कि 21 मार्च 2024 को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। बाद में 26 जून को सीबीआई ने भी हिरासत में लिया था और 23 जुलाई 2024 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। फैसले के बाद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है और अदालत के निर्णय से यह साबित हो गया है कि उनके खिलाफ लगाया गया मामला झूठा था। उन्होंने प्रधानमंत्री से लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा बनाए रखने की अपील भी की। आम आदमी पार्टी ने इसे सच्चाई और ईमानदारी राजनीति की जीत करार दिया है। छत्तीसगढ़ में भी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल है। आपके प्रदेश पदाधिकारियों ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि यह सिर्फ 2 नेताओं की नहीं बल्कि सत्य और न्याय की जीत है। फैसले के बाद राज्य भर में बधाइयां और खुशी का दौर जारी है। आज असत्य पर सत्य की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी पूरे देश भर में आज खुश है। हम सब लोग भी छत्तीसगढ़ में खुश हैं और आम आदमी पार्टी आज और एक बार साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश में ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी सारे प्रपंच, सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन आज कहीं भी आम आदमी पार्टी को बदनाम नहीं कर सकी क्योंकि हमारे नेता हर मोर्चे पर डटे रहे। इतने यातना, इतने प्रताड़ना, इतने लाखों प्रपंच रचने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के कितने ही दबाव के बावजूद भी आम आदमी पार्टी कभी भी नहीं झुके, हमारे नेता कभी नहीं झुके, ईमानदारी से डटे रहे। आज ईमानदारी की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रमजान अवकाश को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कांग्रेस नेताओं के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि लगाए गए आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश पूर्व से लागू है। डॉक्टर सलीम राज ने स्पष्ट किया कि रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम शासकीय कर्मचारियों को 1 घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत दी गई है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था वर्ष 2005 से लागू है और वर्तमान में भी यथावत जारी है। उनके अनुसार इस आदेश को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि सरकार का निर्णय स्पष्ट और विधि सम्मत है। उन्होंने आगे कहा कि 19 फरवरी 2026 से शुरू हुए रमजान माह में मुस्लिम समाज रोजा रखकर इबादत करते हैं और रात में तरावी की नमाज अदा की जाती है। ऐसे में राज्य सरकार का यह निर्णय सराहनीय है। डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सभी धर्मों और आस्थाओं का सम्मान किया जा रहा है, जो नरेंद्र मोदी की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की सोच का प्रतिबिंब है। जारी मुझे कांग्रेस के नेताओं पर और कांग्रेस के जो मठाधीश लोग हैं उनकी बुद्धि पर तरस आता है। आज भी छुट्टी यथावत है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 2005 से जो आदेश जारी किया था आज भी है। बात रही वो बोले कि ट्राइबल विभाग ने कोई आदेश जारी नहीं किया, तो ट्राइबल विभाग कोई आदेश जारी नहीं करता है। छुट्टी का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग करता है। आज भी मुस्लिम कर्मचारी को 1 घंटा पहले छुट्टी दी जा रही है। तो कांग्रेस लोग को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए और समाज को दिग्भ्रमित करने का काम ना करें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित रायपुर प्रेस क्लब में गो सम्मान आह्वान अभियान को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। अभियान के संरक्षक नंदी बाबा एवं भगवती गौ माता को बताया गया। इस अवसर पर भारत भाई
श्री महाराज प्रवीण शर्मा, गुरमीत सिंह, फूलचंद एवं कथावाचक दया किशोरी सहित संत महात्मा, गौ सेवक और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि यह अभियान गौ सेवा, सुरक्षा और सम्मान के उद्देश्य से शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक जन जागरण के रूप में संचालित किया जाएगा। अभियान को देश भर में 6 चरणों में संचालन इसे करने की घोषणा की गई है। प्रथम चरण में 27 अप्रैल को देश की हजारों तहसीलों में एक साथ प्रार्थना पत्र सौंपे जाएंगे और गौ सम्मान दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद जुलाई 2026 में जिलों में स्मरण पत्र, राज्य राजधानियों में सामूहिक प्रार्थना, फरवरी 2027 से दिल्ली में क्रमबद्ध पत्र लेखन कार्यक्रम, 9 दिवसीय उपवास और आगे संतों के मार्गदर्शन में अगला निर्णय लिया जाएगा। आयोजकों ने स्पष्ट किया कि अभियान पूरी तरह गैर राजनीतिक, अहिंसक और बिना किसी दान चंदे के संचालित होगा। इसी कड़ी में 2 मार्च 2026 को भनपुरी स्थित हे गौ मां दुर्गा मंदिर परिसर में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जो प्रातः 8 बजे से सायं तक चलेगी। इसमें छत्तीसगढ़ के गौ प्रचारक, संत महात्मा और गौ प्रेमी नागरिक भाग लेंगे। इसके साथ ही निःशुल्क पंचगव्य एवं गौ उत्पाद प्रशिक्षण शिविर भी चलाया जाएगा, जिसमें युवाओं और महिलाओं को गौ आधारित स्वरोजगार का व्यवहारिक प्रशिक्षण, भोजन, आवास और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। आयोजन समिति ने अधिक से अधिक सहभागिता कर गौ आधारित आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग की अपील की है। तरीके से गाय माता को राष्ट्रमाता, राष्ट्र पूज्य, राष्ट्र आराध्या घोषित करवाया जा सके। इसके लिए पूरे देश के अंदर बिना किसी दान चंदे के अभियान चल रहा है और बिना किसी राजनीतिक द्वेषता के कारण, यानी कि किसी भी पार्टी के ये विरुद्ध नहीं है, नहीं ऐसा कोई नहीं है जो इस अभियान में शामिल नहीं हो रहा। अभी तक हजारों संत इसमें अभियान में शामिल हो चुके हैं और ये अभियान संपूर्ण देश के 36 प्रांतों में एक साथ चल रहा है। तो खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की खबरों की, जहां बिहार के भागलपुर के समीक्षा भवन सभागार में पुलिस कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। पूर्वी प्रशिक्षण के आरक्षी महानिरीक्षक विवेक कुमार ने भागलपुर पुलिस जिला, नवगछिया और बांका जिले के चयनित पुलिस पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। समारोह में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार, सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह, नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमार सहित जिले के डीएसपी और अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। आईजी विवेक कुमार ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और विशेष अभियानों में सराहनीय योगदान देने वाले पुलिस कर्मियों को यह सम्मान पुलिस महानिदेशक बिहार के निर्देश पर दिया गया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक प्रशस्ति पत्र नहीं, बल्कि कर्तव्य निष्ठा, साहस और समर्पण की पहचान है। इस अवसर पर अधिकारियों ने सम्मानित पुलिस कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे सम्मान से पूरे पुलिस बल का मनोबल बढ़ता है और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। जो पुलिस कर्मियों के द्वारा, पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा उनको पुलिस महानिदेशक बिहार की ओर से पुरस्कृत किया जाता है और ये परिपाटी पिछले कई वर्षों से चल रही है कि संबंधित रेंज में जो पदाधिकारी जिन्होंने अच्छा कार्य किया है उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष इस रेंज से 27 पदाधिकारियों और कर्मियों को पुरस्कृत करने के लिए चिन्हित किया गया और उनके लिए प्रशस्ति पत्र पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा प्रेषित किया गया। इसके अलावा भी कई प्रस्ताव भेजे गए थे। बहुत उत्कृष्ट कार्य कई कांडों में किया गया, तो सब में पुरस्कार देना संभव नहीं था, परंतु ये पुरस्कार बाकी सब के लिए एक प्रोत्साहन का, एक ऊर्जा का कार्य करेगा और बाकी सब पुलिस कर्मियों, पदाधिकारियों को प्रोत्साहित करेगा कि भविष्य में वे और आगे बढ़ के कार्य करें। पुलिस मुख्यालय की, बिहार सरकार की जो अपेक्षा पुलिस विभाग से है उस पर खरे हो। शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब 2 पहिया के साथ साथ 4 पहिया वाहनों पर भी सख्ती से चालान काटा जाएगा। 1 मार्च से विशेष अभियान शुरू होगा। आईसीसी के तहत शहर भर में लगे अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम से सीट बेल्ट नहीं लगाने, तेज गति से वाहन चलाने और अन्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की पहचान की जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए आर्थिक दंड लगाया जाएगा। यह अभियान किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए है। सभी वाहन चालक सीट बेल्ट और हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें और निर्धारित गति सीमा का पालन करें। पुलिस प्रशासन का कहना है कि तकनीक आधारित निगरानी से पारदर्शिता बढ़ेगी और बिना पक्षपात
कार्रवाई संभव होगी। आने वाले दिनों में प्रमुख चौराहों और व्यस्त सड़कों पर विशेष जांच अभियान भी चलाया जाएगा। ऐसे में वाहन चालकों से अपील है कि 1 मार्च से पहले ही ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करें। अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां नर्मदापुरम के पीपल चौक पर भारतीय किसान संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने मुख्यमंत्री, कमिश्नर और सिटी मजिस्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 20 दिन में मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है। पीपल चौक पर बड़ी संख्या में एकत्रित किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से किसानों की समस्याएं लंबित हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो रहा है। भारतीय किसान संघ नर्मदापुरम के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में 2 ज्ञापन दिए गए हैं। एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन दिया गया है और दूसरा स्थानीय समस्याओं के लिए आयुक्त महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है। आयुक्त महोदय के समक्ष जो ज्ञापन दिया गया है वो सारी समस्याएं स्थानीय हैं, उसको हम 20 दिन में उनका हल कर देंगे, क्योंकि उसमें सारी जो है स्थानीय स्तर की है। किया गया मांगे इस प्रकार की है कि जो पूर्व में चुनाव के पहले पार्टियों ने जो एजेंडा निकाला था उसमें गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए और धान का 3100 रुपए, जो आज तारीख तक पूरा नहीं हुआ है। इसके लिए जो आज एकत्रित होकर आंदोलन किया है और भी अन्य प्रकार की अनेक समस्याएं, बिजली में जो लापरवाही भ्रष्टाचारी हो रही है उसके ऊपर से चर्चा है। हमारे पंजीयन में कई प्रकार की व्यवधाएं आ रही है, विसंगतियां आ रही है। अभी पटवारियों ने गिरदावली जमा नहीं की है, उसके ऊपर भी चर्चाएं है। नर्मदापुरम में इन दिनों नर्मदा परिक्रमा यात्राओं से धार्मिक माहौल बना हुआ है। बांद्राभान और सिठानी घाट पर संतों का श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। बांद्राभान स्थित दिवस बसेरा में अखंड निराहाती संत दादा गुरु की परिक्रमा यात्रा पहुंची, जहां गाजे बाजे और पुष्प वर्षा के साथ आगवानी की गई। परिसर में आरती के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। दादा गुरु ने पीपल, नीम और वट वृक्ष का पौधारोपण भी किया। वहीं सदगुरु भैया जी सरकार की परिक्रमा यात्रा के नगर पहुंचने पर सिठानी घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। जयघोष और भजन कीर्तन के बीच पूजा अर्चना किया गया। बताया गया कि यहाँ वे केवल जल और फलाहार ग्रहण करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था की। संतों के आगमन से शहर का धार्मिक वातावरण और अधिक भक्तिमय हो गया। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव का सिलवासा शहर इन दिनों वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संवाद का केंद्र बना हुआ है। नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में 53वें राष्ट्रीय सम्मेलन IAPS-MCON 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। यह सम्मेलन 27 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से विशेषज्ञ जुटे हैं। सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में उन्होंने नरेंद्र मोदी के विकसित भारत @ 2047 विजन को रेखांकित करते हुए निवारक एवं सामाजिक चिकित्सा की भूमिका को अहम बताया। ट्रांसफॉर्मिंग पॉलिसी टू प्रैक्टिस फॉर अ हेल्थियर इंडिया थीम पर आधारित इस सम्मेलन में 1500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, जिनमें 15 विदेशी विशेषज्ञ भी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में 380 मौखिक शोध प्रस्तुतियां, 200 ई पोस्टर, पैनल चर्चाएं और नीतिगत सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।